friends, in this video we'll be studying about the peptide bond, its partial double bond nature, simple and conjugated proteins, and finally how to calculate the molecular weight of the proteins. So इस lecture को start करते हुए we'll focus here peptide bond. अब हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये हम सबको पता है. तो अगर हमें प्रोटीन्स बना रहे हैं तो हमें दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को जॉइन करना पड़ेगा. अब यही जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जॉइन होते हैं तो जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कोवलेंट अमाइड लिंकेज है. अमाइड लिंकेज क्या हो गई, जिसमें हमारे पास ये NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ बॉन्ड बनता है. ये हमारी अमाइड लिंकेज हो गई. तो हमें पेप्टाइड बॉन्ड में भी ये लिंकेज देखने को मिलती है. नाउ इट इज़ अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन मतलब कि देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं. एंड इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन का भी यही मतलब होता है कि अगर दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन कर रहे हैं और जब वो जॉइन करते हैं तो उस प्रोसेस में दे लूज अ वाटर मॉलिक्यूल और दे लूज अ स्मॉल अनदर टाइप ऑफ कंपाउंड, तो उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं. One more thing that this process is endergonic process. Endergonic process क्या मतलब है कि हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है अगर हमें ये प्रोसेस ड्राइव करवाना है. हमें एनर्जी मिलती नहीं है जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है, हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. और कितनी एनर्जी है? कुछ अराउंड 21 किलो जूल्स पर मोल, इतनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है. नाउ इफ वी लुक हियर वी हैव वन अमाइनो एसिड और यहाँ पे हमारे पास दूसरा अपना अमाइनो एसिड है. ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये इसका अमाइड ग्रुप है. अब जब इन दोनों में बॉन्ड बनना है तो ये जो ऑक्सीजन OH है आपका और ये जो हाइड्रोजन है ये हम वाटर के फॉर्म में लूज कर देते हैं. एंड हमारे पास जो लिंकेज बनती है, ये आप जो लिंकेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आपका पेप्टाइड बॉन्ड या जो आपका अमाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया. सो ये आपका बेसिक प्रोसेस है जिससे आपके अमाइनो एसिड्स जॉइन करके फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं. अब हम जब एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड को रेफर करते हैं तो हम उसको नॉर्मल अमाइनो एसिड यूनिट बोलते हैं. बट जब एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बनाने के प्रोसेस में आ जाता है एंड देन हम जो एक अमाइनो एसिड यूनिट होता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यू. सो ये एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, ये दूसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू है. अमाइनो एसिड यूनिट लेफ्ट ओवर आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमाइनो ग्रुप. ये अपने अमाइनो ग्रुप से इसने हाइड्रोजन एटम लूज किया एंड हाइड्रोक्सिल मोइटी फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप. ये जो अपना कार्बोक्सिल ग्रुप था यहाँ से इसने अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूज किया. अब जब ऐसे अमाइनो एसिड हमारे पेप्टाइड में आते हैं हम उनको अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं. ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है और ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, क्योंकि इसके जो इसके सारे एटम्स थे वो अब इसमें नहीं है और हमारा वाटर इसमें से ये लूज कर चुका है. तो अब इसको हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू रेफर करते हैं. नाउ इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ आवर बायोलॉजिकली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड्स, तो पहला एग्जाम्पल एस्पार्टेम का. एस्पार्टेम या जिसको हम न्यूट्रास्वीट भी बोलते हैं, विच एक्ट्स एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर. ये दो अमाइनो एसिड से बना हुआ है एंड इसको हम L-एस्पार्टाइल L-फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर भी बोलते हैं. द अदर एग्जाम्पल इज ऑफ ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन
के बारे में हमने पढ़ा है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है एंड इट इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। द थर्ड एग्जांपल इज ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये भी हमें पता है कि हाइपोथैलेमस इसको बनाता है एंड इट स्टिमुलेट्स फर्दर। किसको स्टिमुलेट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर? थायरोट्रोपिन को, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब ये जो हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये 3 रेसिड्यूज से बना है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि डाइपेप्टाइड हम किसको बोलेंगे? जिसमें 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड आ जाएगा। तो हम ओलिगोपेप्टाइड्स उनको बोलते हैं जिसमें अराउंड हमारे पास 3 to 10 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे। और पॉलीपेप्टाइड्स हम उनको बोलेंगे जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 यूनिट से ज़्यादा का होगा। Now we'll study about the partial double bond character of our peptide bond. ये किस फिनोमेना की वजह से शो होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या जिसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट वी ऑब्जर्व अ पार्शियल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और वो शेयरिंग किसके बीच में होती है? वो शेयरिंग यहाँ पे आप देखो, जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, एंड जो हमारा अमाइड का नाइट्रोजन है, इसके बीच में पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर आप कार्बोनाइल ऑक्सीजन देखोगे उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो हमारा नाइट्रोजन है अमाइड का, उस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। इस चीज़ की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, वी हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड वी हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन ऑफ द अमाइड। नाउ इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है हमारे CN बॉन्ड की, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये डिक्रीज हो जाती है। अगर आप नॉर्मल सिंपल जो हमारी अमाइन होती है ना, अगर आप उसमें बॉन्ड लेंथ देखोगे, जो हमारी CN बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.45 एंगस्ट्रॉम्स। और अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड में CN की बॉन्ड लेंथ देखोगे, सो इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू दिस रेजोनेंस। और कितनी डिक्रीज है? 1.33 एंगस्ट्रॉम्स हो गई होती है यहाँ पे। सो दिस वॉज अबाउट द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसकी वजह से हमें स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देखने को मिलती है अपने CN बॉन्ड में। नाउ हम यहाँ पे एक और ट्रांस और सिस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। हमें पता है जो 6 एटम्स हैं हमारे पेप्टाइड ग्रुप के, दे लाई इन अ सिंगल प्लेन। सो अगर हम उसको ड्रॉ करें, ये हमारा एक अल्फा कार्बन है जिसके साथ हमारा यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया NHC अल्फा। सिंस यहाँ पे आप देखोगे जो 2 हमारे पास अल्फा कार्बन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और अगर हम एक और अब इसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, सो दिस इज आर 1 अल्फा, सॉरी दिस वुड बी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और अब हम यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पे हाइड्रोजन रखा था, अब हम यहाँ पे अपना दूसरा वाला अल्फा कार्बन रखेंगे। ये हमारी सिस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब आप ये देखो कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो 2 आपके अल्फा कार्बन है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जिसकी वजह से हमें स्टीरिक हिंड्रेंस
ये देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये स्टीरिक हिंड्रेंस एक और चीज़ यहाँ पे इंक्रीज करेगी। जब यहाँ पे दो अल्फा कार्बन जो आपके इतने अगर क्लोज हैं तो आपकी जो साइड चेन्स है वो भी आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिजेक्ट हो सकती है। तो जो प्रेफर्ड है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन है जिसको हम ओमेगा भी बोलते हैं और इस साइन से W के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ओमेगा, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में कितना होता है? ±180 डिग्रीज। और सिस में आपको कितने का एंगल ऑफ रोटेशन देखने को मिलता है? 0 डिग्रीज। जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है वो 1000 टाइम्स प्रेफर्ड होती है ओवर सिस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर 1000 ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रही है तो सिर्फ एक ही सिस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। सो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से रिलेटेड। किसके? पेप्टाइड बॉन्ड के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से रिलेटेड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड टू प्रोटीन्स। हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत जगह लिखा हुआ है मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बट यहाँ पे जो हमें फोकस करना है कि एसोसिएशन कोवलेंट नहीं है, एसोसिएशन नॉन कोवलेंट है इन नेचर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्टली हम हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल देखेंगे। हीमोग्लोबिन में भी हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं जिसमें से 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स हैं और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स हैं। ये जो आपस में जब इंटरैक्ट करती है तो नॉन कोवलेंटली इंटरैक्शन होती है इनमें। और अगर हम इंसुलिन का देखें, इंसुलिन में हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड हैं जो लिंक्ड हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से। अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये हमारा कोवलेंट इंटरैक्शन शो करता है। ये नॉन कोवलेंटली अटैच नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज अ कोवलेंट इंटरैक्शन। तो कुछ कुछ में हमें कोवलेंट इंटरैक्शन देखने को भी मिलती है। नाउ अगर हम एक और टर्म की तरफ देखें, सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जिनमें सिर्फ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे। भाई बहुत सारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज एक साथ जॉइंट है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है उन्होंने, और उनके साथ कोई भी एडिशनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अटैच्ड नहीं है। एग्जाम्पल इसमें क्या गया हमारे पास? राइबोन्यूक्लियस है और काइमोट्रिप्सिन। और अगर हमारे पास कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्स्ट्रा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है आपकी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट के साथ तो वो हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाएगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में जो नॉन अमाइनो एसिड पार्ट होता है, मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एडिशनली अटैच्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया है कि उसके साथ क्या अटैच्ड है। अगर लिपिड्स अटैच्ड है तो हम उनको लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं तो हम उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। इफ़ वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप देन इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोप्रोटीन्स। और ऐसे ही अगर डिफरेंट मेटल्स उसके साथ अटैच्ड हैं तो हम उसको मेटालोप्रोटीन्स बोलेंगे। अब ये जो मेटालोप्रोटीन्स है ना कि आयरन किस प्रोटीन में आयरन इन्वॉल्व्ड है, किस में जिंक है, किस में कैल्शियम अटैच्ड है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपको बोल देंगे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है आपके साथ, उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे जिंक हमारे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में मिलता है वैसे ही आपको डायनाइट्रोजनेज में क्या मिलेगा? मॉलिब्डेनम। कभी कभी हमें इसमें आयरन भी होता है।
तो इसी तरह से आपको एटलीस्ट मेटालोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए. Now we'll come to our last topic of this video, that is the calculation of molecular weight of proteins. अब हमने ये कुछ 3 हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो हमें पहले से हमने कैलकुलेट करके रखी है. साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने निकाला है, दैट इज़ 128 यूनिट्स. या अगर मॉलिक्यूलर वेट की जगह आपको मॉलिक्यूलर मास बोलूँ तो मैं 128 डाल्टन्स भी बोल सकती हूँ. जो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें पता है कितना है, 18 यूनिट्स. एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू. अब देखो फिर से हमने यहाँ पे रेसिड्यू वर्ड यूज़ किया है. इसका क्या मतलब है कि इसने वाटर लूज कर दिया है जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था. तो इसीलिए जो हमारा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का वेट है उसमें से हम 18 को माइनस कर लेंगे जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है. तो हमारे पास एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 110. मतलब कि अगर हम एक सिंगल अमाइनो एसिड की एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, दैट वुड बी 128. बट इफ दैट अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड फॉर्मेशन, then its molecular weight would be 110. So we'll look at some questions. The first one being, a protein A was fused with another protein X. So we have 2 proteins here. The length of A protein is 750 amino acids and molecular mass of protein X is 30 kilodaltons. What is the total approximate molecular mass of fusion proteins in daltons? अब आप यहाँ पे देखो कि आपको प्रोटीन ए का हमें सिर्फ अमाइनो एसिड लेंथ दिया हुआ है कि कितने अमाइनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड में है. वी हैव 750 अमाइनो एसिड्स, ये दिया है. और आपका प्रोटीन एक्स जो है उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी दिया है, दैट इज 30 किलो डाल्टन्स. बट अगर आप देखो आपको लास्ट में बोला है कि आपको जो फाइनल वेट कैलकुलेट करना है वो डाल्टन्स में करना है, ना कि किलो डाल्टन्स में. तो हमें प्रोटीन एक्स का किलो डाल्टन्स में दिया था, तो पहले हम इसको इनटू 1000 करके डाल्टन्स में इसका वेट कन्वर्ट करेंगे. तो प्रोटीन एक्स का तो हमारे पास आ गया. अब हमें प्रोटीन ए का निकालना है. हमें पता है कि टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं उसमें, 750. और एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू का वेट क्या है, 110. यहाँ पे हमने पढ़ा था सिंस वो पॉलीपेप्टाइड बना रहे तो हम रेसिड्यू का वेट लेंगे ना कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का. तो वो 110 है, तो हम 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से. तो 750 इंटू 110 कितना आ जाएगा आपके पास, 82500 डाल्टन्स. ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाल्टन्स में था, किलो डाल्टन्स में नहीं था. तो 82500 डाल्टन्स. अब सिंपल है कि आप प्रोटीन ए आपको कंबाइंड वेट चाहिए तो आप प्रोटीन ए और प्रोटीन एक्स के वेट को प्लस कर लीजिए, उसका सम ले लीजिए. तो आपके पास टोटल आ जाएगा 112500. ये इन डाल्टन्स आपका वेट आ गया. अगर मुझे इसको किलो डाल्टन्स में कन्वर्ट करना हो तो आई विल राइट व्हाट, 112.5 किलो डाल्टन्स. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया. इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एक तरीके के. और अब अगर हम सर्कुलर प्रोटीन्स की बात करें, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे. इफ वन आर्जिनिन हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 174 डाल्टन्स, then what would be the molecular mass of circular polymer of 40 arginines in daltons? आपको यहाँ पे 1 arginine का मास दे रखा है, that is 174 daltons. और आपको बोला है कि 40 सर्कुलर फॉर्म में 40 arginines एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं. तो उस प्रोसेस में उस टोटल प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो पहले तो आप ये देखो कि जब हमारे पास 2 अमाइनो एसिड एक लीनियर फॉर्म में एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड अमाइनो एसिड,
तो उनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं? 2 के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो अगर हमारे पास n अमाइनो एसिड्स टोटल थे लीनियर फैशन में, या हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करें, अगर टोटल n है तो जो पेप्टाइड बॉन्ड उनमें बनेंगे वो कितना होगा? पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड n-1। बट अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 बना दूँ अमाइनो एसिड, तो वो सब आपस में बॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर 4 अमाइनो एसिड थे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं वो? 4 ही। तो मतलब नंबर ऑफ पेप्टाइड bonds would be equal to number of amino acid residues। समझ आ गया? जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे? जितने उसमें अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे उस सर्कुलर प्रोटीन में। तो यहाँ पे हमें एक प्रोटीन का वेट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो सिंस हमें वेट 174 डाल्टन्स आर्जिनिन का दे रखा है, तो हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू का वेट नहीं लेंगे यहाँ पे, जो हमारा कितना था 110 डाल्टन्स। अगर आपको पहले से उस प्रोटीन के जो सब यूनिट है या जो उसके अमाइनो एसिड रेसिड्यू है उसका वेट दे रखा है, तो फिर आप स्टैंडर्ड नहीं लोगे। इसमें हमें नहीं दे रखा था तो हमने स्टैंडर्ड वाला ले लिया, इसमें हमें दे रखा है तो हम उसी को लेंगे 174। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास कितने आर्जिनिन है? 40। उसको हम 174 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से 40 इंटू 18, जितने हमारे अगर जितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी वो लूज करेगा। हर एक पेप्टाइड बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। तो सिंस 40 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो 40 ही वाटर मॉलिक्यूल लूज होंगे। सो 40 इंटू 174 इज 6960 और 40 इंटू 18 इज 720। तो आपका टोटल जो आ गया दैट वुड बी 6240 डाल्टन्स। और अगर आपको इसको भी किलो डाल्टन्स में कन्वर्ट करना है दैट वुड बी 6.24 किलो डाल्टन। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वील बी स्टडिंग अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड Ramachandran plot. So if you like my video, so please share it, subscribe it, and if you have any doubt you can also comment down below. I will surely reply to it. You can also follow me at The Keen Botanist on my Instagram handle. Keep learning till then. Thank you.